खुश हो रहे भाई। अच्छा जी, चैप्टर 1 हमने कहा था, हमने इसको गो थ्रू करना है, सिस्टम ऑफ टैक्सेस इन पाकिस्तान। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें आता है टैक्स में, ख़ास तौर पे चैप्टर 1 में, पहले तो टैक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है कि टैक्स है क्या। तो टैक्स तो एक चार्ज है जो लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है फॉर द सेक ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। अगर लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर चलता है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होता है? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें, फ़ौज आपकी उसकी तनख्वाह, दिफा का ख़र्चा सारे का सारा, पुलिस की तनख्वाह, आपके महकमा सेहत की तनख्वाह, करते कराते सब लोगों का जो पैसे जाने हैं वो गवर्नमेंट ने देने हैं। इनकी पेंशन्स हैं वो गवर्नमेंट ने देनी है, रेलवे के मुलाजमीन हैं उनके पैसे गवर्नमेंट ने देने हैं। तो ये सारे आपके गवर्नमेंट स्पेंडिंग में आते हैं। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के लिए गवर्नमेंट को पैसे चाहिए और गवर्नमेंट पैसे आप लोगों से, बिजनेसमैन से कलेक्ट करके इनको देती है। अब टैक्सेस के दो किस्म के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। टैक्स कलेक्ट करने के कुछ रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और कुछ नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव तो सिंपल बात समझ में आती है, सीधी सीधी, कि पैसा इकट्ठा करना एक मकसद है। लोगों को टैक्स चार्ज करो ताकि पैसे इकट्ठे हों, रेवेन्यू इकट्ठा हो। उस रेवेन्यू से फिर उस रेवेन्यू से हम सड़कें बनाएंगे, उस रेवेन्यू से फिर हम मंडियाँ बनाएंगे, उस रेवेन्यू से फिर हम लोगों को तनख्वाहें देंगे, पेंशनें देंगे, हम अपने स्पेंडिंग करेंगे। रेवेन्यू टारगेट्स तो ये हैं। टैक्सेस के नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं कुछ। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स मिसाल के तौर पर, गवर्नमेंट चाहती है कि मुल्क में किसी एक सर्टन टाइप ऑफ इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया जाए। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट चाहती है कि मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में बनाए जाएं। तो हो सकता है गवर्नमेंट टैक्सेशन में आके एक एग्जेम्पशन का अनाउंसमेंट कर दे कि अगर कोई नया मोबाइल फ़ोन प्रिपरेशन का प्लांट लगाता है तो 10 साल तक उसे कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब अगर मेरे पास पैसे हैं और मेरा इरादा था इंडस्ट्री लगाने का, मैं कोई प्लास्टिक की या कोई लोहे की इंडस्ट्री लगाने का सोच रहा था, तो लाजमी बात है मेरा ध्यान जाएगा इस तरफ कि यार इसमें टैक्स की छूट है, क्यों ना मैं ये वाला काम कर लूँ, क्यों ना मोबाइल फ़ोन बना लूँ 10 साल के लिए, तो इसमें कोई टैक्स ही नहीं है। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। आप फिर गवर्नमेंट ये करती है कि अगर आप एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्ट्स करते हैं, आपकी कोई भी प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट होती है, तो गवर्नमेंट आपको कहती है कि आपकी सिर्फ जो पैसे बाहर से आएंगे उसके ऊपर सिर्फ 1% हम आपसे टैक्स लेंगे और वो फाइनल होगा, हम आपसे इससे ज़्यादा टैक्स नहीं मांगेंगे। होता क्या है, आप यहाँ से चीज़ें बना के बाहर भेजते हैं, बाहर से डॉलर्स आते हैं, वो डॉलर स्टेट बैंक अपने पास रख लेते हैं और आपके अकाउंट में रुपए क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि आप तो पाकिस्तान में है ना, आपको पाक रुपीज़ चाहिए। तो जो बाहर से डॉलर आते हैं वो डॉलर स्टेट बैंक के पास जमा हो जाते हैं। तो हमारे पास हर वक्त कमी किस चीज़ की रहती है? डॉलरों की। तो अगर डॉलर कोई कमा के दे रहा है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट तो उसको बड़ा फिर अच्छा समझेगी ना। तो लिहाजा फिर एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिवाइज किया जाता है। अच्छा, फिर एक्सपोर्ट करो, आपको टैक्स कम लगाएंगे। आप एक्सपोर्ट करो, आपको ड्रॉबैक देंगे, जो आपने इम्पोर्ट पे ड्यूटीज़ भी दी होंगी वो भी आपको वापस कर देंगे। एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट को फ़रोग़ देने के लिए बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं। ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है कि एक्सपोर्ट्स बढ़े हमारी। वो जो पैसे आने हैं स्टेट बैंक के पास, वो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हुआ उनके पास, आपके ही पैसे हैं, सिर्फ आपको ज़र मुबादला उन्होंने अपने पास रख के आपको दे दिया। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स और भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट चाहती है लोग सिगरेट कम पिएँ, तंबाकू नोशी मत ना करें, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा देती है, टैक्स बढ़ा देती है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज़ कर देती है, सेल टैक्स इंक्रीज़ कर देती है। हर बजट में और कुछ महंगा हो ना हो, सिगरेट लाजमी महंगे होते हैं हर साल। वजह क्या है? गवर्नमेंट नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव टैक्सेस के ज़रिए अचीव करना चाहती है कि सिगरेट महंगे कर दिए जाएं और इतने महंगे कर दिए जाएं कि लोग कंजम्पशन छोड़ दें इसकी।
सिगरेट की कंजम्पशन छोड़ दें। है नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव ये? गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि लोग सिगरेट ना पिएं? कोई नहीं, गवर्नमेंट ये नहीं चाहती। गवर्नमेंट चाहती पियो सिगरेट जितने हमारे पास, महंगे पियो, हमें टैक्स दो काफ़ी सारा। कौन? नहीं, जिसके पास महंगा सिगरेट पीने के पैसे हैं वो महंगा प्राइवेट इलाज भी तो अफोर्ड करता होगा। सोचो ना ज़रा, थोड़ा चीज़ों को मिलाओ आपस में। महंगे, आपने सिगरेट महंगे कर दिए, अब महंगे सिगरेट पी रहा है कोई, मतलब बीमार हो गया तो वो सरकारी अस्पताल में तो जाएगा नहीं, महंगे प्राइवेट अस्पताल में जाएगा। तो इकॉनमी का सर्कल भी तो ऐसे ही चलता है। अगर लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो अस्पतालों में नहीं जाएंगे, अस्पतालों में नहीं जाएंगे तो डॉक्टर बेरोजगार हो जाएंगे, नर्सों को कहाँ से कारोबार मिलेगा, पैरामेडिक्स को कहाँ से कारोबार मिलेगा? यार इकॉनमी ऐसे चलती है। लोग तंदुरुस्त रहें तो भी इकॉनमी चलती है, लोग बीमार हो तो भी इकॉनमी चलती है। मकसद इकॉनमी चलाना होता है किसी ना किसी तरह से। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव में सबसे बड़ा मकसद होता है इकॉनमी का पहिया किसी ना किसी तरह चलता रहे। शौकत खानम कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, इसके बड़े बड़े डोनर्स में लैक्सन टोबैको भी शामिल है, पाकिस्तान टोबैको भी शामिल है। टोबैको कंपनीज कैंसर हॉस्पिटल को डोनेशन देती हैं, मतलब पहिया चलाना है ना। तो tobacco is the main cause of cancer, but again the tobacco companies are funding the cancer hospitals। चलता है क्या हुआ? तो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं ये, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो टैक्सेस के नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, और यही यहाँ पर आपका पहला टॉपिक है, रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। और इसमें उन्होंने कहा है कि पहला जो रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट लेवीज टैक्सेस इन ऑर्डर टू for collection of revenue to run and administer the government, to use as a tool to implement its policies, and for fair distribution of wealth। for fair distribution of wealth, ये तीन मेजर चीज़ें हैं जिसके लिए गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एक चीज़ है जो उनके जहन में होता है कि शायद ऐसे हो जाएगा टैक्सेस लगाने से। कल हमने बात की थी टैक्सेस की, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स वगैरह, और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह के बारे में बात की थी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कंजम्पशन ओरिएंटेड हैं, कंट्रोल किए जा सकते हैं। आप चीज़ कंज्यूम ना करें तो आपको वो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन डायरेक्ट टैक्स आपकी इनकम के साथ रिलेटेड है, इनकम कमाओगे तो वो टैक्स देना पड़ेगा। तरीक़ाकार ऐसे चलते हैं। टू यूज़ इट एज टूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी टैक्सेस का सहारा लिया जाता है। कैसे? जैसे प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी ना, उन्होंने एक ड्राइव शुरू की कि हमने जो ट्रेडर्स हैं, जो तिजारतकार लोग हैं, ताजर लोग हैं, ये लोग टैक्स नहीं देते, तो हमने इनसे टैक्स कलेक्ट करने हैं। उसके लिए उन्होंने कहा कि जब भी कोई शख्स 50,000 रुपये से ज़्यादा की परचेजिंग करेगा शॉप से तो वो अपना ID कार्ड देगा। एक पॉलिसी थी। बेसिकली मकसद क्या था? डेटा बने, लोगों का पता चले कौन कितने पैसे कमाता है। ताजरों ने हड़ताल की, ताजरों ने उसके ऊपर खूब शोर मचाया, लेकिन करते कराते किसी न किसी हद तक वो इम्प्लीमेंट हो गया। तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो गई कि डिजिटलाइजेशन हो गई। अब गवर्नमेंट को ये पता है कि कौन कितने पैसे खर्च करता है। एक वक्त में जाके आप 50,000 रुपये की शॉपिंग कर लेते हैं तो गवर्नमेंट को अब आपका पता है। बेसिकली टैक्सेस का सिस्टम डिजिटलाइजेशन ऑफ योर रिसीट्स एंड पेमेंट्स के ऊपर वो मबनी है। जितना आपका सिस्टम पेमेंट्स का डिजिटलाइज होगा उतने टैक्सेस की कलेक्शन ज़्यादा होगी। ये ध्यान में रखने की बात है। कैश बेस्ड इकॉनमी, कैश बेस्ड सेल्स एंड परचेजेस जितनी ज़्यादा होंगी उतना टैक्स थेफ्ट ज़्यादा होगा, बिकॉज कैश का कोई ट्रेल नहीं होता कि कैश कहाँ है कहाँ नहीं है, जबकि जो पैसा बैंकिंग चैनल से मूव करता है उसका ट्रेल होता है। और टैक्स वालों के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी बुनियाद पर वो आपके साथ आपसे टैक्स कलेक्ट करते हैं, ऑडिट करते हैं। आपका बिजली का बिल हर महीने 60,000 आता है और आप अपनी साल के बाद इनकम दिखाते हैं कि मेरी इनकम 5-6 लाख रुपए है सिर्फ, तो पॉसिबल नहीं है ना। आपका तो बिजली का बिल ही इतना ज़्यादा आता है। तो आपका वपडा का एक्सेस उनके पास है, लेस्को, फेस्को, हैस्को, इन सब की एक्सेस उनके पास है कि
वो वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। आपके बैंक में धड़ाधड़ पैसे आ रहे हैं और आप कहते हैं ये पैसे मेरी सेल नहीं है, आपको साबित करना पड़ेगा कि फिर पैसे ही कहाँ से आ रहे हैं। तो ये रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स के अंदर उन्होंने बात की। एंड फ्रॉम प्योरली फाइनेंसिंग गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, टैक्सेशन इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड एज ए टूल टू कैरी आउट द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कौन कौन से? आप लोगों के पास बुक नहीं है, आपने डाउनलोड नहीं की हुई? इंटरनेट है आपके पास? मोबाइल में इंटरनेट है, किताब डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप करूँ आप लोगों को? आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बन गया हुआ है? बना हुआ है ना? कल से, कल बना था भाई। सॉफ्ट हो? हाँ हुई है चेंज हुई है। सेंड मैंने कर दी लेकिन जा नहीं रही। रूम में किसका नेट स्लो आता है? ये तो जायज़ है। अब आ गया, अब आ गई आपके पास बुक में मैं चैप्टर नंबर 1 आपको पढ़ा रहा हूँ। रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात शुरू की है। मोबाइल से देखें। मिला? पहले खोल लिया था आपने? मिला आपको पहले ही आपके पास? वेरी गुड। जब तक हार्ड कॉपी बुक्स नहीं अवेलेबल होती तब तक इसके ऊपर चल सकते हैं हम। टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक एंटरप्राइज बाय ग्रांटिंग देम टैक्स एग्जेम्पशंस और अदर कंडीशंस और इंसेंटिव्स फॉर ग्रोथ। हमारी गवर्नमेंट जो है ना, जैसे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स में क्या करती है, इंसेंटिव दे देती है। 2016 तक ना, पिछले 5-6 साल, 2016 से पिछले 5-6 साल उन्होंने कोई 15-20 शोबे आइडेंटिफाई किए हुए थे कि अगर इन शोबों में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, तो फिर हम आपसे नहीं पूछेंगे कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए थे, आप इंडस्ट्री लगा लें, आपकी मेहरबानी। अब इंडस्ट्री लगाने से क्या होता है? आप इंडस्ट्री लगाओगे तो एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट होंगी, ठीक है, ज़ाहिर है लोग काम करेंगे ना वहाँ पर। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगी तो उन एम्प्लॉयमेंट्स, एक तो आप इंडस्ट्री लगाओगे, पैसे कमाओगे, टैक्स दोगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलेगी, टैक्स दोगे उसके ऊपर। तीसरा, फिर जब आप कोई इंडस्ट्री लगाओगे तो उस इंडस्ट्री के कुछ सप्लायर्स भी होंगे, कुछ उसको सप्लाई देने वाले लोग आएंगे, इकॉनमी बढ़ेगी ना थोड़ी सी, कुछ उसके प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले लोग होंगे। तो उन्होंने कहा कि आप ये इंडस्ट्री लगा लो। तो गवर्नमेंट की हमेशा कोशिश होती है कि अगर किसी ने इंडस्ट्री लगाई हुई है या कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको फैसिलिटेट करें। तो आप उसको टैक्स इंसेंटिव दे के, टैक्स में रिलीफ दे के, अभी भी एग्जेम्पशन चल रही हैं। अगर आपने न्यू इन्वेस्टमेंट की है इंडस्ट्री में तो कोई 2-4 साल की टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाती होती है। सॉरी, ये भी एक नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव होता है कि इंपोर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए कि लोग कम इंपोर्ट्स करें, गैर ज़रूरी चीज़ों को इंपोर्ट ना किया जाए, तो उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाया जाता है। सॉरी जी, बिल्कुल, लग्जरी आइटम्स कह लें, आप कह लें कि अनडिज़ायरेबल चीज़ें जो नहीं चाहिए हमें, गैर ज़रूरी चीज़ें। इसका एडवर्स इफेक्ट भी होता है, जब आप इंपोर्ट्स को रोकने की कोशिश करते हैं तो ज़ाहिर है आपका रेवेन्यू भी मुतासर होता है, क्योंकि इंपोर्ट के साथ ढेर सारा रेवेन्यू टैक्स तो FBR को भी तो मिलता है ना। जब इंपोर्ट होती है कोई चीज़ तो FBR उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लेते हैं, सेल टैक्स लेता है, इनकम टैक्स लेता है उसी टाइम पे, ये 3 चीज़ें वो वसूल करता है। आपने इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी तो लोग क्या करेंगे? लोग इंपोर्ट करना छोड़ देंगे। तो जब लोग इंपोर्ट करना छोड़ेंगे तो आपके भी तो ये तीनों कैनन नीचे आ जाएंगे ना, कि कुछ पैसे कम मिलेंगे FBR को। सॉरी, ऊँची आवाज़ में। होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर कंट्री अपने अपने लिए करता ही है ना, हर कंट्री अपने हिसाब से देखते हैं। हम कहते हैं लोगों से कि ठीक है रुपयों में दे दो चीज़ें जो देनी है, हम ले लेते हैं। वो कहते नहीं डॉलरों में दो, तो डॉलर नहीं है हमारे पास। जब एक चीज़ हमारे पास है ही नहीं तो फिर हम कहाँ से लेके आए ख़रीदने के लिए? हमारे वज़ीर आज़म ने कल कितनी शानदार मुआशी पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने कहा सब लोग झोलियाँ उठा उठा के दुआ करें कि डॉलर 100 रुपये से नीचे आ जाए। वाकई कहा है उन्होंने, ना वाकई कहा है, मेन स्ट्रीम TV पे उन्होंने बात करते हुए कहा है
कि सब लोग झोलियाँ उठा उठा के दुआ करें कि 100 रुपये पे आ जाए डॉलर तो फिर वारे न्यारे हो जाएंगे। क्या पॉलिसी है? दुआ करने से सिर्फ हो जाएगा। देखें, आप भी जानते होंगे कुछ बाबों को, बुजुर्गों को जिनकी दुआ कबूल होती है, लोग दुआ करवाने के लिए जाते हैं। करवाएं लोगों से दुआ यार। टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन बाई इंक्रीजिंग लोकल इम्पोर्ट टैक्सेस, ये भी एक नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव होता है कि आप लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से चीज़ों की जो दरामदात हैं उसके ऊपर ज़्यादा ड्यूटीज़ और टैक्सेस इम्पोज करते हैं। मिसाल के तौर पर चाइना कोई चीज़ बनाता है ना, उन्होंने एक चीज़ बनानी है, मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, उन्होंने इसके करोड़ों यूनिट बनाने हैं। तो जब आप करोड़ों यूनिट बनाते हैं ना किसी चीज़ के, तो वॉल्यूम की वजह से उसकी कॉस्ट कम हो जाती है पर यूनिट। सारे फिक्स्ड कॉस्ट कम हो गई, डेयर परचेजिंग और ये वो। आपको वॉल्यूम ही इतना बड़ा है कि आप चाइना ये मार्कर बनाए तो हो सकता है उसको 5 रुपये में पड़े, एग्जांपल दे रहा हूँ। पाकिस्तान में आप ये मार्कर बनाएं तो पूरी एफर्ट कर लें, इसके बावजूद ये आपको हो सकता है 7 रुपये में पड़े। तो जब चाइना से पाकिस्तान आएगा तो ये चाइना वाला 5 रुपये में मंगवा के 6 रुपये में बेच देगा। आपकी 7 की कॉस्ट है, आप 8 में बेचने की कोशिश करोगे, नहीं बिकेगा ना। लोकल फिर उसको क्या करना पड़ेगा, वो अपना मार्कर का प्लांट बंद करेगा। यार ये तो मैं तो बारे में ही नहीं हूँ, चाइना से आई जा रहा है, मैं कैसे कम्पीट करूँ इसको, मैं कम्पीट ही नहीं कर सकता। तो फिर उसके लिए वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट को समझाएगा। गवर्नमेंट फिर कहेगी कि अच्छा जी ये जो चाइना से मार्कर आ रहा है इसके ऊपर 100% ड्यूटी है, 5 रुपये का मार्कर है, 5 रुपये ड्यूटी है इसके ऊपर, 10 रुपये की कॉस्ट पड़ेगी पाकिस्तान की पोर्ट के ऊपर। आपने 7 रुपये में बनाया था, आप 2 रुपये मार्जिन रख के 9 रुपये में बेच दें, क्या हुआ, लोकल इंडस्ट्री प्रोटेक्ट होगी। अच्छा, लोकल इंडस्ट्री बंद होने से क्या नुकसान है? आपके जहन में तो ये भी आएगा ना कि चाइना से आ जाए तो अच्छा है, सस्ता पड़ रहा है ना चाइना से आ जाए। हमने एक इकॉनमी का पहिया चलाना होता है, हमने एम्प्लॉयमेंट्स ख़त्म होंगी, जब इंडस्ट्री बंद होगी एम्प्लॉयमेंट्स ख़त्म होंगी, वेंडर्स के दुकानें बंद होंगी, हमारे सप्लायर्स के काम बंद होंगे। तो इसलिए घर में बनाना बेहतर है। दोबारा नहीं, वो ट्रेडर की इकॉनमी कोई इकॉनमी नहीं है। ट्रेडिंग इकॉनमी इज़ नॉट एन इकॉनमी, ट्रेडिंग इकॉनमी इज़ जस्ट अ गिमिक। Economy is entirely based on your either what services you provide to people outside your country or you provide the industrial goods, ये इकॉनमी है। ट्रेडिंग क्या है? एक से लेकर दूसरे को बेच दिया, बीच में अपना कट रख लिया, ये क्या है? ये कहाँ की जो है ना वो इकॉनमी है? ये तो गुजारा है, चल रहा है बस। कोई चीज़ बनाओ, क्रिएट करो। एक ट्रेडर से क्या होता है ट्रेडिंग करने से? नहीं, ट्रेडिंग करने से कोई सप्लायर चलता है, मतलब कि पता चला जी ट्रेडिंग में कुछ चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, मैन्युफैक्चर हो रही हैं, नहीं। वो ट्रेडर पैसे भी नहीं, टैक्स भी नहीं देता ना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स चोर हमारा ट्रेडर है, जो शालम मार्केट में बैठा है, जो आजम क्लॉथ मार्केट में बैठा है, जो सूए बाज़ार में बैठा है, जो इचरे में बैठा है, जो कराची की बड़ी मार्केटों में बैठा है, नहीं देता टैक्स। वो तो बैंकों का कारोबार नहीं करता। अच्छा जी, एज ए बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड निगोशिएशंस विद अदर कंट्रीज़, दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड निगोशिएशंस होती हैं तो उसमें आप फिर ये टूल भी यूज़ करते हो। अच्छा चलो ठीक है, अगर आप हमारे लोगों को वहाँ ये सहूलत दोगे तो हम आपके लोगों को यहाँ ये सहूलत दे देंगे। आप कारोबार पाकिस्तान में करो तो हम आप लोगों को टैक्स छूट दे देंगे। आप फ़लानी इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगाओ, जैसे वो मोदी को घेर कर के ले आया ना इंडिया में, आईफोन के प्लांट भी इंडिया में ले आया और काफ़ी कुछ। तो वो बेसिकली ऐसे ही है ना कि उन्होंने इसको ऐसे टूल यूज़ किया कि आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करें तो आपको फ़ायदे मिलेंगे, टैक्स फ़ायदे मिलेंगे, आपको चीप लेबर मिलेगी, आपको हम पूछेंगे नहीं, बताएंगे नहीं। इस तरह से चलता है काम। टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और डिप्रेशन, इन्फ्लेशन जब पैसा ज़्यादा हो जाता है मार्केट में, डिप्रेशन जब पैसा कम हो जाता है। इन्फ्लेशन या डिप्रेशन को भी आप टैक्स में ले सकते हैं। जब इन्फ्लेशन है मार्केट में तो टैक्सेस बढ़ा दें, थोड़े से ज़्यादा कर दें, ज़्यादा लोगों के पास पैसा आ गया तो उसको थोड़ा ज़्यादा टैक्स कर दें कुछ चीज़ों को, और वाइस वर्सा। पैसा ज़्यादा होता है ना लोगों के पास, तो परचेजिंग पावर तो पहले ही कम करनी है ना लोगों की। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन ये है कि पीपल हैव मोर मनी बट दैट मनी हैज़ लेसर वैल्यू, ऐसा ही है ना।
इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं आप लोग ना? तो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा ना कि स्टेट आपका जो सेंट्रल बैंक है वो इन्फ्लेशन या डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। जब इन्फ्लेशन होता है मार्केट में तो वो क्या करते हैं, वो डिस्काउंट रेट बढ़ा देते हैं ताकि मार्केट में पैसे का फ्लो कम किया जा सके। डिस्काउंट रेट बढ़ाने से क्या होता है, बैंकों के लोन महंगे हो जाते हैं। बैंकों के लोन महंगे होते हैं तो आपको लोन महंगा मिलता है तो आप नहीं फिर उसको अवेल नहीं करते, तो मार्केट में और लोग क्या करते हैं, पैसे घेर घार के सारे बैंकों में रखना शुरू कर देते हैं, इन्फ्लेशन थोड़ा कम होता है। टूल है ना, ये तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ना था। टू प्रमोट साइंस एंड इन्वेंशन, फाइनेंस, एजुकेशन एक्टिविटीज़ और मेंटेन एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ लोकल फोर्सेस, ठीक है जी, ये भी टैक्स का नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है। तो इम्प्लीमेंट लॉ विच एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अमंग वेरियस एलिमेंट्स इन द मार्केट एंड टू डिस्करेज सर्टेन अनडिजायरेबल सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज़। ये जो लिखा हुआ डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस सेक्टर्स, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये किया कि खतार आज़ाद कश्मीर में जाके प्लांट लगाएं तो आपको जी टैक्स बेनिफिट्स हैं 10-10 साल के लिए। तो क्या हुआ, करशी ने प्लांट वहाँ लगा लिया जाके, फोम बनाने वाली कंपनियों ने प्लांट वहाँ लगा लिया जाके, काफ़ी सारी कंपनीज ने वहाँ प्लांट लगा लिए जाके, तो उससे उस इलाके की एक जो थी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, बेहतर हो गया। गवर्नमेंट ने अनाउंस, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो गई कि अब जी आज़ाद कश्मीर के लोगों को ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही जाना पड़े, उनको अपने घर में भी रोज़गार मिल सकते हैं। फिर बलूचिस्तान में उनका जाके इंडस्ट्री लगाओ बलूचिस्तान में, तो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे टैक्सों में। तो यामाहा वालों ने वहाँ जाके फैक्ट्री लगा ली मोटरसाइकिल बनाने की, पर बलूचिस्तान में जो उनके साथ हुआ वो फिर वापस आ गए। वो कहते हैं हम मोटरसाइकिल भर के ट्रक चलाने वहाँ से भेजने लगते थे, तो वो आ जाते थे वहाँ पर जो वो हैं तहरीकें दूसरी, वो हैं BLA वगैरह हैं वहाँ पर, बलोच लिबरेशन आर्मी। कहते हर ट्रक में से हमारे वो कोई 5-6 मोटरसाइकिलें, कभी कभी 10 भी वो उतार लेते थे कि हमें चाहिए, बाकी अब बेचते हैं। डिस्करेज सर्टेन अनडिजायरेबल सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ और सेक्टर जिनको आप बैन नहीं कर सकते। फॉर सम रीज़न यू कैन नॉट बैन देम, बट यू कैन ऑब्वियसली पुट अ लॉट ऑफ टैक्सेस बर्डन ऑन देम सो दैट वो डिस्करेज हो जाए। यूरोप में ना सिगरेट ऐसे जो अवेल करना बड़ा मुश्किल काम है, मतलब महंगा है, काफ़ी महंगा है कि पैकेट में सिगरेट लोग ले लें, आम आदमी की पहुंच से बाहर है। यूरोप का आम आदमी सिगरेट नहीं ख़रीद के पी सकता, तो वो क्या करता है फिर कि वो तंबाकू लेता है, पेपर लेता है, फ़िल्टर लेता है और उसका सिगरेट खुद बनाता है, सिगरेट खुद बना के कंज्यूम करता है। वो थोड़ा सस्ता पड़ता है उसको, लेकिन ऑब्वियसली वो क्लास नहीं मिलती उसको फिर, हैं? क्या हुआ? नहीं, वैसे भी यूरोप में सिगरेट वैसे भी सही मिलता होगा वहाँ पर। पाकिस्तान से अपनी कंजम्पशन के लिए थोड़ा बहुत लेके जा सकते हैं, ट्रक भर के तो नहीं लेके जा सकते कि बाप कहें जी मैंने हैं, किसी सर्टन एक्सटेंट तक की अलाउ होती होगी ना। अच्छा जी, तो इसके कुछ उन्होंने फिर आगे बताया कि टैक्स ऑन सैलरी इनकम जो लगाया जाता है, क्या ये रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है या नॉन रेवेन्यू? सैलरी के ऊपर टैक्स लेना है आपसे, तो ये रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है ऑब्वियसली। एनी अमाउंट ट्रांसफर्ड अदरवाइज दैन बैंकिंग चैनल विल बी डीम्ड एज इनकम। आप चीज़ परचेज करते हैं और उसका बैंकिंग चैनल से पेमेंट नहीं करते, तो हम समझेंगे कि आपकी कॉस्ट ज़ीरो है, आपने वो चीज़ फ्री ली है। तो ये रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है या नॉन रेवेन्यू? नॉन रेवेन्यू है। हम डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सारे पैसे बैंकों के ज़रिए फ़्लो करें रादर दैन के कैश के ज़रिए फ़्लो करें। सॉरी ऊंची आवाज़ में बात करो। सर इसका क्या मतलब है? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी ये है कि ये फ़र्ज़ कर लो एक साहब है, तुम इसके एक फैक्ट्री में काम करते हो, ये तुम्हें हर महीने लाख रुपया तनख्वाह देता है लेकिन कैश में देता है। अब साल के एंड पे उसने तुम्हें कह दिया कि मैंने वो तुम्हें जो लाख रुपया देता हूँ ना सब महीने का, वो मैंने अपना खर्चे के तौर पे नहीं दिखाया, लिहाजा तुम भी इस लाख रुपये का जिक्र ना करना। अब तुम दोनों ने आपस में तय कर लिया कि ना मैंने तुमसे 12 लाख साल का लिया, ना तुमने मुझे दिया, तय हो गया।
अब ये पैसा क्योंकि कैश में गया था लिहाजा ये पकड़ा नहीं जा सकता, तो उन दोनों की मिली भगत हो गई, तो गवर्नमेंट को नुकसान हो गया। इस 12 लाख पे टैक्स बनता था जो नहीं दिया। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये कंडीशन लगा दे कि कभी भी किसी भी पर्सन की सैलरी थ्रू बैंकिंग चैनल के अलावा पे हो ही नहीं सकती, तो फिर तुम्हें बैंक से पैसे मिलने थे। बैंक का रिकॉर्ड तो नहीं चेंज किया जा सकता, बैंक स्टेटमेंट है वो तो निकलनी है, उसमें आ जाएगा कि वो पैसे दे रहे हो तुम ले रहे हो। अब तुम साल का 12 लाख रुपया या तो कहोगे कि मैंने लोन लिया इससे, या फिर कहोगे मेरी सैलरी इनकम है, कुछ तो कहोगे ना। तो ट्रेल इसको कहते हैं। बड़े जो है ना ज़रा डेटा ड्रिवन कंट्रीज़, उनमें एवरी पर्सनस डेटा रेस्ट्स विद गवर्नमेंट, बिकॉज कार्ड से पेमेंट्स होती हैं। पेमेंट्स कैश से तो होती नहीं है, कार्ड से पेमेंट है हर किसी की, वो चाहे क्रेडिट हो या डेबिट कार्ड हो, वहाँ से पेमेंट्स हैं। तो उनकी गवर्नमेंट को पता होता है कि आपने साल में ब्रेड कितनी ख़रीदी है, अंडे कितने ख़रीदे हैं, सर्विसेज कौन कौन सी कंज्यूम की हैं आपने, तो आपका पूरा डेटा उनके पास होता है। कई कंट्रीज़ में ये होता है कि उनकी गवर्नमेंट, उनका FBR, उनका जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है, वो लोगों की रिटर्न बना के खुद उनको भेजता है कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आपकी ये टैक्स रिटर्न बनती है, आपने इतना इतना कमाया, इतना इतना लगाया और इतना टैक्स आपका बनता है, इतना आपने दे दिया, इतना मज़ीद देना है। अगर तुम डिफ़र करना चाहते हो तो कागज़ों के साथ आ जाओ, डिफ़र कर लो, वरना हमारे ख्याल में तुम्हारा ये बनता है। एंड इन मैनी कंट्रीज़ मोर देन 90% पीपल डू नॉट डिफ़र। वो कहते हैं जी ठीक है ऐसे ही है, क्योंकि डेटा ही इतना उनके पास, उनका होता है गवर्नमेंट के पास। ये एक तरह से नाकामी है ना कि हम 4-5 साल 6 साल 10 साल आपसे टैक्स नहीं ले सके, अब हम आपके एक तरह से मिन्नतें कर रहे हैं कि पैसे डिक्लेयर कर दो यार, चलो थोड़ा सा टैक्स दे दो, इसके ऊपर हम नहीं पूछेंगे पैसे कहाँ से आए। एक तरह से नाकामी का इतराफ़ है एमनेस्टी। अब लेट्स सी अब आती है नहीं आती है, अब वो हालात नहीं रहे पहले तो आई हुई है एमनेस्टी। एमनेस्टी स्कीम ये होती है कि आप कारोबार करते रहे, पैसे बचाते रहे, चुप करके नहीं बताए किसी को, साइड पे करते रहे, और एक दिन आया आपने अचानक आके डिक्लेयर कर दिया। यार थोड़ा सा गौर करो ना, तरह अपनी इकोनॉमी के ऊपर आप खुद गौर करो कि हाउ थिंग्स वर्क। हमारी तकरीबन ना करते भी ना 22 से 24 करोड़ लोगों की आबादी है, जिनमें एक प्रीडोमिनेंटली बड़ा जो हमारा है ना जो सेगमेंट है, दैट इज़ लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास, मेजरली लोअर मिडिल क्लास एंड फिर मिडिल क्लास। अब ये सारे लोगों को सर्व करने के लिए जो कोई भी चीज़ बना के बेचना शुरू कर देता है, उसकी इनकम का कोई एस्टिमेट नहीं आप कर सकते। सुना हुआ आपने, वो आपने देखी होगी बूम बूम बबल, शाहिद अफरीदी नाच रहा होता है उसके लिए बूम बूम बबल। कभी सोचा है कि क्या बूम बूम बबल से इतने पैसे जनरेट होते होंगे कि एक तो वो इस तरह के स्टार्स को लेते हैं ऐड बनाने के लिए, फिर उस ऐड को क्रिकेट मैचों के दौरान में चलाने के लिए उनके पास पैसे होते हैं। क्या क्रिकेट मैच के दौरान कोई ऐड चलाना आसान काम है? एयर टाइम आधे मिनट का एयर टाइम लाखों रुपए में बिकता है, लाखों रुपए लगते हैं अगर आपने आधे मिनट का ऐड चलाना हो। तो वो आपने बूम बूम का इश्तिहार हर ओवर के बाद आ रहा है, कहाँ से इतने पैसे जनरेट होते हैं? ये बूम बूम से ही होते हैं। बबल गम आप लोग इतनी खा जाते हैं, हम 22-24 करोड़ लोग हैं, हम इतनी बबल गम खा जाते हैं बूम बूम के, उसके पास इतने पैसे आ जाते हैं मज़ीद एडवर्टीज़मेंट के लिए। बूम बूम बनाने वाली कंपनी की साल की जो सेल है दैट्स मोर देन 100 बिलियन रुपीज़। ऑब्वियसली इट्स नॉट ओनली बूम बूम, बेशुमार और चीज़ें भी हैं उसके अंदर। हैं हिलाल की नहीं, हिलाल की नहीं, हिलाल की नहीं, हिलाल की वो तो कैंडी है, खोपरा कैंडी शैंडी ये वो है। हिलाल इवन हिलाल के कप केक, अच्छा हिलाल कराची की कंपनी है। हिलाल वालों के जो कप केक्स हैं या हिलाल वालों के जो स्नैक्स हैं वो मशहूर हो गए। इनकी क्या आपका ख्याल है कम सेल होगी? 60-70 अरब कहीं भी नहीं गई इनकी सेल होगी साल की। और 15 से 20%
हलाल बचे थे, 15 से 20% हलाल बचे थे हिलाल को या किसी को भी, बाकी ऊपर अपनी हिम्मत है जितना कोई चोरी चोरी कर लें। बहुत बड़ा सेगमेंट है, हम बहुत बड़े एज ए कंट्री एज एन इकॉनमी हम बहुत बड़े हैं। वेस्टर्न इकॉनमीज़ का ख्वाब होता है कि इतने लोग हों। 4 दफ़ा ज़रब दें ऑस्ट्रेलिया की आबादी को 5 दफ़ा तो हम बनते हैं। 15-20 यूरोप के कंट्रीज इकट्ठे कर लें तो भी हमसे छोटे रह जाते हैं वो, जितने हम हैं। तो हम अपना वो पोटेंशियल नहीं देखते ना हम लोग असल में। हिलाल वाले क्या थे? हिलाल वाले बसों में बेचते थे, बसों में टॉफ़ियाँ बेचने वाले होते हैं ना, ये वो थे। और उन्होंने मेहनत की, उन्होंने एक चीज़ बनाई, बनाते बनाते यहाँ तक पहुँच गए। ये इस्माइल मफ्ता साहब जो हैं कोकोमो वाले, इनकी भी तो कोकोमो इनकी है ना, वो इस्माइल इंडस्ट्रीज़ के नाम से कोकोमो है, और वो एक आया हुआ था बिस्का के नाम से, अभी ऐड चल रहा था, वो इनका है। और तो छोड़े आप, छोड़े गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम देखा नहीं आपने? पूरी क्रिकेट सीरीज स्पॉन्सर करते हैं, पूरी क्रिकेट। यार क्रिकेट बोर्ड को स्पॉन्सर करना बहुत मुश्किल काम है कि आप कितने पैसे देंगे तो आप मेन स्पॉन्सर बनेंगे किसी चीज़ के। आप पूरी क्रिकेट सीरीज ब्यूटी क्रीम कर स्पॉन्सर कर देती तो अंदाज़ा लगाओ कितना को बिकती होगी, बहुत ज़्यादा बिकती है। और गोल्डन पर्ल की तो एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा है जिसका शुमार कोई नहीं। अफ्रीकन कंट्रीज़ में गोल्डन पर्ल तो गोल्डन पर्ल है, उसके साथ गोल्डन गर्ल के नाम से एक और क्रीम बन के वो भी बिक रही है और बेशुमार। खैर, तो टैक्स ऑन मूवेबल एसेट्स ऑफ द टैक्स पेयर, मूवेबल एसेट्स जिसके जितने ज़्यादा एसेट्स हैं उतना ज़्यादा टैक्स दे। हम ये चाहते हैं कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, तो ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है। हायर टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, हम चाहते हैं कि अननेसेसरी गुड्स पाकिस्तान में ना आए और हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर फ़र्क ना पड़े, लिहाजा ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है। तो ये आपने पढ़ना है जी। टैक्स एज मीन्स ऑफ डेवलपमेंट, इसके बारे में बात करते हैं कि टैक्स एज मीन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है। देखो, डेवलपमेंट जो है ना वो सड़कों और पुलों का नाम नहीं है, अंडरपासेस का नाम नहीं है। डेवलपमेंट जैसे अभी मैंने आपसे बात की कि आप आज़ाद कश्मीर को चाहते हैं थोड़ा सेल्फ सफिशेंट हो, इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट हो जाए, तो आप उसको टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर कर देते हैं 10 साल के लिए कि जो भी इंडस्ट्री लगाएगा पहले 10 साल वो टैक्स फ्री है। तो डेवलपमेंट होगी ना वहाँ पे, फिर ज़्यादा लोग वहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, वहाँ सड़कें भी बनेंगी, जब ट्रक आना जाना शुरू होंगे तो सड़कें भी बनानी पड़ेंगी। तो इसलिए वो डेवलपमेंट का एक मीन बन गया कि आपने किसी एरिया को डेवलप करना है तो आपने उसके लिए टैक्स फ्री जोन करार दे दिया उसको। आपने किसी पर्टिकुलर शहर को आबाद करना है ज़रा ज़्यादा, तो आपने उसके करीब कोई इंडस्ट्रियल स्टेट बना दी कि नहीं यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी सिर्फ। गुजरांवाला 3 इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, गुजरांवाला के अंदर 3 इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, और गुजरांवाला इंडस्ट्री की हब है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर मेटल इंडस्ट्री की। बेशुमार इंडस्ट्रीज़ गुजरांवाला में लगी हुई है, ठीक है। टेक्सटाइल्स, ये लाहौर के इर्द गिर्द फैसलाबाद से लेके लाहौर तक जो पूरा वो रोड है, जीटी रोड, शेखुपुरा वगैरह वगैरह सारी टेक्सटाइल लगी हुई है, मुल्तान तक फैली हुई है। तो आपने जगह जगह पे ये चीज़ें, आप डेवलपमेंट करते हैं, किसी भी जगह की डेवलपमेंट करनी हो तो आप उसको ये बना देते हैं अपना, वहाँ टैक्स इंसेंटिवाइज कर देते हैं। वैसे एक और तरीका भी है, किसी एरिया को आबाद करना हो तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी का एक कैंपस बना दें। आप समझते हैं कि पतोगी को आबाद करना है, पतोगी को डेवलप करना है, तो पतोगी में यूनिवर्सिटियों के कैंपस बना दें। 10 से 20 साल के अंदर अंदर डेवलपमेंट हो जाएगी, बिकॉज यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है इट्स एन इकनॉमिक एक्टिविटी, बड़ी इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। अभी देख लीजिए UMD कहाँ बनाई थी जाके, वो टाउनशिप में, और वहाँ अब क्या हालात बन गए। उस वक़्त नहीं थे इतने मैसी ट्रैफिक और सारा कुछ, लेकिन बना तो चल पड़ा। पंजाब यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस के सामने आपके, पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस तो अनारकली में था, यहाँ जब बनाया था तो लोग आते नहीं थे यहाँ। मतलब पुरानी बात है, कोई लोग 80s 90s वो लोग डरते थे इधर आने के, नहर के ऊपर सिंगल रोड है, इधर जाना है तो जिन भूत होते हैं इधर। अब देख लें क्या जिन भूत बने हुए। आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाके देखें कि अब आप सोचते हैं यहाँ बैठ के कि क्या कमाल की रियल इस्टेट है यूनिवर्सिटी के पास, अरबों रुपयों की तो ये ज़मीन है,
जो यूनिवर्सिटी के पास है, और उन्होंने अंदर मकई उगाई हुई है। मैं कल गया था, मैं देख के आया हूँ। अच्छा जी, तो टैक्सेस आर मीन्स ऑफ डेवलपमेंट। गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर सम एरियाज एज फ्री जोन, इंडस्ट्रियल जोन, इकोनॉमिक जोन and provide tax incentives to such areas. Such incentives could attract business industries who may opt to establish business concern industrial unit that would bring employment opportunities and overall prosperity. Taxing the rich at a higher rate while taxing the low income group at a lower rate tax, इससे भी डेवलपमेंट होती है। जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं वो ज़्यादा टैक्स दें, कम कमाने वाले कम दें। Imposition of high custom duty rates on luxury items or kind of items which are also manufactured in Pakistan. This promotes local manufacturing and industry. Tax credits on charity donation to promote welfare activities. हमारे यहाँ हैं ये कि अगर आप वेलफेयर के लिए डोनेशंस देंगे तो आपको क्रेडिट मिलेंगे, टैक्स कम होगा आपका। टैक्स एग्जेम्पशंस टू चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस टू प्रमोट दीज एक्टिविटीज़, ठीक है जी। टैक्स इंसेंटिव फॉर एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट्स टू प्रमोट एग्रीकल्चर। तो कुछ भी गवर्नमेंट तो डेवलप जिस भी चीज़ को करना चाहे उसमें टैक्स को थोड़ा सा ट्वीट करे, उनके लिए टैक्स को उनके लिए थोड़ा सा फिजिबल बनाए तो वो बेहतर हो सकते हैं मामला। अच्छा, टैक्स लॉ की बेसिक्स जो है ना, उसमें 4 बेसिक्स उन्होंने बातें की। ये ना बहुत ज़्यादा याद करने वाली बातें नहीं है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी भी या 1-2 दिन और जो बातें होंगी ये कोई ऐसा याद करने वाली बातें नहीं है, बस ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ये वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर आपने टैक्स की जो है ना वो बिल्ड करना शुरू करना है। ये वो चीज़ें जो वैसे ही आप द बैक ऑफ द माइंड में होनी चाहिए हर वक्त कि कोई टैक्स में अगर कोई बात हो रही है तो क्यों हो रही है, बैकग्राउंड क्या है। बड़ा आसान था मेरे लिए, मैं पहले दिन ही टैक्स ईयर से शुरू कर लेता कि आपको बताना शुरू कर देता कि वो ऐसे ऐसे वैसे वैसे होता है। मैं फार्मूला पढ़ाई नहीं करवाता कि ये फार्मूला है और ऐसे ऐसे बस पेपर पास हो जाएगा। आप टैक्स पढ़ेंगे मेरे साथ एंड तक, तो उसके बाद आपको एक फॉर योर लाइफ टाइम एक फ़र्क फ़ील होगा कि अब आपको टैक्स किसी और तरीके से आता है। अपने पीयर्स की निस्बत आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, डिफरेंट है। मैं टैक्स का प्रैक्टिशनर हूँ, मैं हर दूसरे दिन टैक्स ऑफिस जाता हूँ। मैं कल भी टैक्स ऑफिस गया हुआ था, मेरी हेयरिंग्स होती हैं। मैं इन्हीं प्रोविजंस को रोज़ाना की बुनियाद पे क्लाइंट्स के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरा थोड़ा सा जो टैक्स की जो पढ़ने का तरीक़ाकार है वो डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, इक्वालिटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, ये उन्होंने बेसिक्स बताई हैं। इक्वालिटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, ये बेसिक्स हैं टैक्स लॉ की। इक्वालिटी से मुराद ये नहीं कि सब इक्वल टैक्स दे रहे हों। इक्वालिटी मीन्स एक्विटी, के फेयर होना चाहिए। मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा टैक्स दूँ, आप कम कमा रहे हैं तो आप कम टैक्स दें। मेरा डिविडेंड 15% पे टैक्स हो, आपका डिविडेंड 5% पे टैक्स हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर डिविडेंड इनकम है तो एक जितनी टैक्स होनी चाहिए। अगर कोई इनकम बिजनेस इनकम है तो एक जैसी होनी चाहिए। मेरे बिज़नेस के ऊपर कम, आपके बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इक्वल टैक्स होना चाहिए, फेयरनेस का निज़ाम होना चाहिए। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी बहुत बड़ा मैटर है। इनकम टैक्स या टैक्सेस शुड बी सर्टेन। आपने अगले 5 से 10 साल की प्लानिंग करनी होती है। आपको पता होना चाहिए कि टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि आप टैक्स के हिसाब से अपनी जो बिज़नेस है उसको स्ट्रक्चर करते हो। अगर आप टैक्सेस को नहीं समझते, आपका गवर्नमेंट हर साल कोई नए टैक्स लगा देती है या पुराने टैक्सेस की होलिया ही बदल देती है, तो फिर वो अच्छा टैक्स सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम अच्छा टैक्स सिस्टम नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, लिहाजा ये हमारा बिज़नेस सफ़र करता है उसकी वजह से। कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, आप टैक्स पे करना चाहते हैं और आप पे ही नहीं कर पाते क्योंकि फॉर्म ही इतने मुश्किल हैं, टैक्स का निज़ाम ही इतना मुश्किल है। पूरा टैक्स पे करें तो भी आपको तंग करता है टैक्स का जो स्ट्रक्चर है, टैक्स का निज़ाम जो है, टैक्स के जो लोग हैं। और फिर कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, ये ना हो कि टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं आप 5 अरब का और उसको कलेक्ट करने के लिए आपका 10 अरब लग रहा है कि आपने लोग रखे हुए हैं ढेर सारे जो टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो इसकी ये होनी चाहिए। ये 4 बेसिक कंडीशंस हैं जो कि होनी चाहिए। ये एडम स्मिथ ने लिखी। एडम स्मिथ साहब तो ये लिख के चले गए, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए मुश्किलात पैदा हो गई।
तो इसके आगे दो बातें हैं, प्रिंसिपल फॉर लेवी ऑफ टैक्स और काइंड ऑफ टैक्सेस। ये फिर हम काइंड ऑफ टैक्सेस मैंने आपको बता दिया था, नहीं ये नहीं बताया था, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव की बात है, तो कल इंशाल्लाह अपन बात करेंगे इसका। हाँ इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, चलो बहुत अच्छा हो गया, फिर इसको एक दफ़ा पढ़ना। और ये इससे आगे जो है ना पॉइंट 3 में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी वगैरह ये पढ़ के आना आप, तो मैं फिर हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉ से बात करूँगा। हाँ जी, कोई डिस्कशन वाली बात है? ये सारा रीड करने वाला है, इसमें से कोई भी ऐसा ना मुँह ज़बानी याद करने वाला नहीं है। बहुत थोड़े, बहुत लिटल, ये ऐसी चीज़ है कि जो आपकी वैसे अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह। चैप्टर 4